हिंदी मीडियम में, प्योर हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ। 12th ग्रेजुएशन सब मैंने वैसे ही करा है, गवर्नमेंट स्कूल से, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से प्रोजेक्ट होता है वहाँ, प्रोजेक्ट स्कूल, वहां से मैंने करा है। तो उससे वो कनेक्ट हुआ सोशल मीडिया से। तो कहा पता है तुम ऑफिसर बन सकती हो, एसएससी में सीजीएल नाम का भी कोई एग्जाम होता है, तो उसमें तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकती। मैं कहा बिना यूपीएससी के भी ऑफिसर बन सकती हो? उसने कहा हाँ। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, ना ही मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग और कोई डिग्री एमबीए वगैरह की। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो ये कि घिस घिस के किसी तरह से मेरे को नौकरी लग जाए, मुझे क्लर्क मिल जाए, मुझे एमटीएस मिल जाए, मेरा वो था। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एमटीएस नहीं हुआ, मेरा सीएचएसएल नहीं हुआ, और मेरा फर्स्ट टाइम में सीजीएल हो गया। मैं मतलब फर्स्ट टाइम इस बार 5 साल बाद दिवाली मनाया है। नहीं तो फेस्टिवल में सब हॉस्टल वहाँ खाली हो जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं सोचती थी कि इसी टाइम में पढ़ूंगी तो बाकी सबसे आगे निकलूंगी ना। मेरा जॉब हो जाएगा तब मैं इंस्टा ओपन करूंगी, मेरा जॉब हो जाएगा तब मैं फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पे आऊंगी, मतलब अच्छे तौर पे। तो ये है कि 1 से 30 तक क्यूब और स्क्वायर 50 तक याद रहे तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है जब तक आप पढ़ रहे हो ना, सोसाइटी से छुप के रहना अच्छा है, गुमनाम बने रहो, इट्स बेटर कि आप अंधेरे में रहो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो खुद ही आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मैनेज कर लेंगे, 10 मिनट देखेंगे। नहीं करेंगे आप 10 मिनट, वो 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया वाले डिस्ट्रैक्शन से नहीं, जो आपके आसपास दोस्त के रूप में भटकते रहते हैं, अरे यार अभी शाम को तो चाय पीने चलना ही, नहीं जाना टपरी पे चाय पीने, बिल्कुल नहीं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में एसएससीजीएल 2023 का रिजल्ट आया, आप सभी को पता है, और टॉपर्स के इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ आशी कुमारी हैं, जिनका एसएससीजीएल 2023 में ऑल इंडिया रैंक 19 के साथ सिलेक्शन हुआ है। बहुत शानदार रैंक है और इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेसिक रही है। आप सभी लोग के लगातार कमेंट्स आते हैं, भैया कोई ऐसा टॉपर लेके आइए जो बहुत बेसिक से पढ़ के इतनी अच्छी रैंक लाया हो, बहुत बेसिक से पढ़ के ऑफिसर बनाओ, क्योंकि उससे आप सभी लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हो। क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत सारी ऐसी है जो गांव में रह रही है या फिर ऐसी एरिया में रहती है जहाँ कोचिंग्स वगैरह की इतनी सुविधाएं नहीं है। तो इस इंटरव्यू को एंड तक देखना, बहुत सारी बातें करेंगे हम, बहुत स्ट्रेटजी भी जानेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बेसिक वालों बच्चों को कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, और इनकी किस तरीके की जर्नी रही है, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, किस तरीके की इनकी तैयारी रही, क्या क्या इनके स्ट्रगल्स रहे। तो एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों को कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैडम का भी जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब का जो भी लिंक्स हमें मिलेगा तो वो हम डाल देंगे, तो वहां भी आप इनको अप्रोच कर सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हो। तो वहां से भी आपको जब भी इनको टाइम मिलेगा तो वहां से भी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो आशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत थैंक यू का आप यहाँ पर आए। और कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कैसा फील हो रहा है इतनी शानदार रैंक लेकर आप आए? बहुत अच्छा लग रहा है, ये ड्रीम पोस्ट था मेरा, तो मैंने पा लिया। आई एम वेरी हैप्पी। ये आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी थी, कौन सी पोस्ट मिली आपको? यही मुझे ESO इन MEA पोस्ट मिली है, यही मेरी ड्रीम पोस्ट थी। क्यों ड्रीम पोस्ट थी, कुछ क्या रीजन था? सर एक्चुअली मुझे जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मुझे ESO अपने नेम के आगे ऑफिसर लगाना था। तो या तो मुझे ESO लेना था या इनकम टैक्स में जाना था। लेकिन एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में एग्जाम दिया था, उसमें मुझे TA मिल गया था। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब आ चुकी थी, तो मेरे को एक बार जा चुकी थी, तो वो नहीं, फिर मेरे को ITI करके वहीं जाना है, क्योंकि मैं देख चुकी थी, तो मेरा उतना मन नहीं था। ये न्यू डिपार्टमेंट है, मतलब न्यू मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो इसमें मेरे को जाने का था, मुझे यहाँ जाना है भाई। तो ESO अगर बनना है तो MEA में ही। ग्रेट। तो हम आपके बचपन से ही चलते हैं, आपका शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम स्ट्रेटजी पर आएंगे। जो 2024 वाले बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी भी जानेंगे, कैसे तैयारी करें। तो शुरुआत के बारे में थोड़ा बताओ, बचपन कैसा रहा, आप कहाँ से आप बिलोंग करते हो, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही आपकी? मैं बेसिकली बिहार के नवादा जिले से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ बचपन से मैंने 2-3 तक मैंने इंग्लिश मीडियम नॉर्मल एक जो स्कूल होते हैं मोहल्ले वगैरह में, वहां तक पढ़ाई करा है। उसके बाद फिर मैं हिंदी मीडियम में, प्योर हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ। 12th ग्रेजुएशन सब मैंने वैसे ही करा है, गवर्नमेंट स्कूल से, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से प्रोजेक्ट होता है वहाँ, प्रोजेक्ट स्कूल, वहां से मैंने करा है। 10th में मैंने 76.5% मार्क्स गेन किए थे, और 12th भी मार्क्स ठीक ठाक थे, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। सही है। तो गांव में तो इंग्लिश और ये कंप्यूटर वगैरह ये सब तो नहीं पढ़ाया जाता था, फिर एसएससी का कैसे रोक के? एसएससी में तो इंग्लिश और रीजनिंग और ये सब पूछा जाता है, इंग्लिश तो अच्छे लेवल की पूछी जाती है, मैथ भी अच्छे लेवल का, कैसे मन बनाया? ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स ऑनर्स से लिया हुआ है, लेकिन ये मैंने ऐसे सडनली नहीं हुआ। मैं मोस्टली ऐसे टॉपर्स को देखती हूँ कि मैं पढ़ रही थी, सडनली मेरे दोस्त ने बताया, मैं तो SSC जानती नहीं थी,
तो ऐसे मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं बहुत मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ, तो 7-8 से ही मेरे को पता चल गया था कि मुझे एसएससी, मुझे ये भी नहीं पता था सीजीएल होता है, एलडीसी होता है, एमटीएस। मुझे बस पता था कि एसएससी एक नौकरी होती है, तो मुझे एसएससी में जाना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, मुझे स्टेबिलिटी रखना है, लाना है, ताकि मतलब हर मंथ के एंड में मेरे को सैलरी मिले। ऐसे मैं सोचती थी ये बहुत अच्छा लाइफ होता है। तो वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसे तो ये शुरू से सोचा हुआ था, फिर आके धीरे धीरे देखा। मुझे लगता है बैकग्राउंड मेरा इतना वीक था, इसीलिए मेरे को इतना टाइम लग गया। नहीं तो अगर बैकग्राउंड अच्छा होना बहुत जरूरी है। थोड़ा फैमिली के बारे में थोड़ा और बताओ, आपके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं? मेरे फैमिली में मेरे मदर फादर हैं। मदर हाउसवाइफ है और पापा पहले दुकान था एक, तो वहीं रहते थे, बट उनका हेल्थ इशू थोड़ा आने लगा। मेरा जब से जॉब हुआ मैं उनको अपने साथ रखती हूँ। हाँ, मम्मी पापा को। और एक भाई है, वो यहीं दिल्ली में जेएनयू से पीएचडी कर रहा है। और एक छोटी बहन है, वो 12th में है अभी, डीएवी रांची में उसको मैंने एडमिशन कराया है, वो वहां से पढ़ाई कर रही है। ओके। बहुत सारे बच्चे ना मतलब ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, एक सही रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वो भटक जाते हैं, है ना। तो वो जो अचीव करना चाहते हैं, जो उन्हें सोच के रखा होता है, वो नहीं अचीव कर पाते बहुत सारे बच्चे ना। आपके जैसे मेहनत करके निकल के बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। तो आपको सही रास्ता कैसे मिला, कैसे आगे फिर गाइडेंस कैसे मिला कि अब आपको ये करना ये करना, कैसे निकले उस सिचुएशन से, गांव के उस माहौल से निकल के फिर एसएससी का ये सफर कैसे शुरू हुआ? मुझे ये तो पता था बचपन से ही कि मुझे कुछ करना है, एसएससी की नौकरी करनी है। मुझे लगता था एसएससी एक नौकरी है, क्योंकि मतलब वहां कुछ भी नहीं था, पढ़ाई का बहुत वो लिमिटेड सोर्सेस रहते हैं। लेकिन मेरा भाई फिर वो बिहार से निकल के रांची में पढ़ने के लिए गया था। वहां से हमारे पूरा फैमिली का लाइफ चेंज हुआ। वो वहां से आके मेरे को बता रहा है, पता है कि मैं सोचती थी मुझे कलर की नौकरी हो जाए, एमटीएस, मैं तो ऑफिसर बन ही नहीं सकती, मैं तो एकदम हिंदी मीडियम से, मैं अपने आप को बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करती थी, सीबीएसई वाले बच्चों के सामने तो बहुत ज्यादा। लेकिन भाई जब वहां से आया और मेरे को दिन भर पढ़ते देखा, तो उसने कहा, पता है, उस टाइम उसने एंड्रॉइड का फोन लिया था, तो उससे वो कनेक्ट हुआ सोशल मीडिया से। तो कहा, पता है तुम ऑफिसर बन सकती हो, एसएससी में सीजीएल नाम का भी कोई एग्जाम होता है, तो उसमें तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकती। मैं कहा, बिना यूपीएससी के भी ऑफिसर बन सकती हो? उसने कहा हाँ। फिर उसी टाइम से मैं धीरे धीरे लगते गई, फिर उसी ने मतलब रास्ता मेरा उसी ने बनाया है। धीरे धीरे उसने फिर, क्योंकि हम बहुत फाइनेंशियल इशू रहता था, तो धीरे धीरे फिर उसने मोबाइल मेरे को दिलाया, फिर मोबाइल में यूज करने लगी। फिर अच्छा ये पोस्ट होता है, बिना यूपीएससी के भी मैं ऑफिसर बन सकती हूँ। फिर करते करते करते, और सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एमटीएस नहीं हुआ, मेरा सीएचएसएल नहीं हुआ, और मेरा फर्स्ट टाइम में सीजीएल हो गया। ओके। और अभी 19 रैंक का है। बहुत सही। अब थोड़ा कॉलेज के बारे में और बताओ, कॉलेज आपका कैसा रहा? कॉलेज में पढ़ाई होती थी कैसा, कौन सा कॉलेज था? कॉलेज के बारे में थोड़ा। कॉलेज टीएस कॉलेज वहीं का था, वो मगध यूनिवर्सिटी से मैंने किया। वहां मतलब क्लासेस वगैरह उतना नहीं होता है, आप घर से ही करते हो, फिर एग्जाम देते हो। कोई खास कॉलेज का मेरा वैसा रहा है, आप बोल सकते हो कि मतलब नॉर्मल ही मेरा रहा है। ओके। अब सीरियस जब आपकी तैयारी शुरू होगी, अब आपको सारा कुछ पता चल गया, ठीक है, मोटिवेशन भी भरा पड़ा कि ऑफिसर बनना है, वो 7th क्लास से ही भरा था, है ना। yes. तो अब सीरियस पढ़ना है कि अब मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, और एग्जाम के बारे में पता चला कि 2019 में 18 में जब भी होगा तो फिक्स कर लिया सारा। कैसे टेबल पे बैठे, कैसे सारा कुछ जुटाया कि रिसोर्सेस, ये सब कंफ्यूजन होते हैं ना एस्पिरेंट के मन में कि कौन सी किताबें पढ़नी होंगी। चलो पता चल गया एग्जाम के बारे में, लेकिन पढ़ना क्या है, कौन से टीचर से पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, एक टेबल तक कैसे आप पहुंचे कि आप मुझे 10 घंटे 12 घंटे आप पढ़ना है? मुझे सिर्फ घर में मैं वही, जब मैं अभी वहां से स्टार्ट करती हूँ जहां मुझे सिर्फ पता था एसएससी एक नौकरी होती है, तो मैं लूसेंट का, मेरे फादर भी पहले तैयारी करते थे, उनका बुक था फटा चिटा, उससे मैं पढ़ाई करती थी थोड़ा बहुत, मतलब ये करती थी। और बुक पहले सगीर अहमद ये सब का अंक गणित का बुक आता था, तो वो सब बहुत पुराना, मेरे पापा पढ़ते थे, वो सब बुक्स बनाती थी। मेरा भाई जब रांची पढ़ने लगा, तो वो जब एंड्रॉइड वगैरह रखने लगा, तो वो आके बताया, और उसने ही घर में सबको मनाया कि इसको भेजो, ये बहुत आगे जाएगी, ये इतना मेहनत करती है, इसके लिए ही बनाया, ये सीजीएल में पक्का मतलब निकाल लेगी, ये बहुत आगे जाएगी। फिर घर में मतलब यहाँ से भेजना, एक तो फाइनेंशियल इशू, और साथ साथ में मेरे मोहल्ले में उस टाइम तक कोई नहीं गया था, मतलब बाहर जाना सबको, मतलब मेरे तरफ रियलिटी यही है कि लड़कियों को शादी करने के लिए खेत बेचा जाता है, क्योंकि वहां डाउरी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी खेत बेचा जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोग ये भी सोचे, अच्छा ऐसे इसके पापा तो पागल है, शादी करने को उम्र में इसको पढ़ाने का ये कर रहा है, लेकिन मम्मी पापा ने उतना किया, उनको बिलीव था, वो भी मेरा हार्ड वर्क देख के उनको भी मेरे से ज्यादा बिलीव था कि ये कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ ये करेगी।
सही है, मेहनत करने वालों को रास्ता फिर भैया ने मेरे को पटना भेजा। वही सब मतलब मेरे मार्गदर्शक वही रहा है, वो उसने मेरे को पटना भेजा। वहां जाके जब मैंने बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से फाइनेंशियल इशू तो रहा, लेकिन एकदम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट। एक रूम लिया मैंने, सिंगल रूम लिया था, एकदम रेल टाइप का। मुसल्लापुर हाट में रहती थी, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, पटना में मुसल्लापुर हाट, कभी आप जाइएगा आपको मतलब। हाँ, तो वो वही रह के और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। वहां गई थी तो भाई मेरा कोचिंग वगैरह के लिए, ताकि तुम पढ़ लो, तुमको पता नहीं है कुछ। वहां गए हम तो एक टीचर के लिए काफी नामी थे, उनका 7,000 8,000 फी था। वहां से हम चुपचाप लौट गए, 2-3 हजार तो लेके गए थे हम। ये भी नहीं पता था मेरे को कि अगले महीना भी मैं मतलब रह पाऊंगी पटना में या नहीं, क्योंकि रेंट वगैरह इतना भी हम अफोर्ड नहीं करते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगी। सिर्फ बुक्स में मैंने कभी कमी नहीं करा। और उसके बाद तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही ये किया। और कौन से ईयर की बात है? ये 2018 की बात है, 2018। जब मतलब सेकेंड ईयर में थी मैं। फिर कौन से एग्जाम दिए? फिर 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम वही CHSL और MTS में सारे फॉर्म्स भरती थी। ऐसा कुछ नहीं था मैं MTS नहीं भरी, ये बिल्कुल नहीं। मेरे को मैं कहते रही हूँ, मैं 2019 के पहले ऐसे सोचती थी मेरा MTS हो जाए, भगवान जी हाँ नौकरी चाहिए, लेकिन नहीं होता था सर, नहीं हुआ मेरा। लेकिन हाँ ये हमेशा रहता था कि मैं किसी भी एग्जाम में फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में फेल नहीं हुई। फर्स्ट टाइम ही दिया था मैंने CHSL MTS 2018 में। उस टाइम से मेरा हर एग्जाम होता था, DV तक मैं जाती थी, फाइनल आया नहीं। फाइनल आया 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे कभी नहीं हुआ। मतलब आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें मैं फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई हूँ। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत लंबा वो रहा। 18 19 20 21 22 नहीं 2019 का फॉर्म आया CGL का, तो वो मैंने फिल किया। और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत मेहनत से लगी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अब ज्यादा दिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पाएगा। जितना था मेरे मम्मी पापा ने हम लोग को पढ़ाने के लिए सब कुछ वो गिरवी रख दिया। तो वो और सच में मतलब होता है जब लास्ट हो जाता है तो फिर इस बार भी आपका ये हो जाता है। 2019 का वो एग्जाम वगैरह हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। ओके, तो 2019 का ही आप बताओ कि जब सीरियस आप पढ़ रहे थे और एग्जाम आने वाला था, तो उस टाइम कैसी आपके टाइम टेबल रूटीन कैसा रहता था? कैसे आपका, एक लड़की के लिए होता है ना कि लड़कियों को तो ये भी बोला जाता है कि तुम मतलब जैसे टिफिन लगाने की जरूरत नहीं, तुम तो खुद बना लेना खाना। लड़कों को थोड़ा इसमें वो मिल जाती है रियायत, तो आप पूरा खाना भी खुद ही बनाते थे? कैसा पूरा रूटीन कैसा रहता? बिल्कुल नहीं, मेरे घर में ऐसे सब जानते कि मेरे को एकदम किचन से ही बहुत ये है, तो मैं खाना वाना नहीं बनाती थी। मैं दिन में, नीचे एक होटल था तो वो मतलब लंच जो होता है टिफिन वो लगाते थे। मैं दिन में एक टिफिन लेके आती थी, दिन का वो खाना खा लेती थी और उसका थोड़ा बहुत सब्जी रहता था रात को रख के, सिर्फ रोटी मैं रात को बनाती थी। 2 टाइम का मेरा हो गया। उसके बाद मैं जितना टाइम, अगर आप मतलब अभी बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कोई टाइमिंग तो देखोगे नहीं, दिन भर ही आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा। और मुझे बहुत मन भी लगता था। वो मैंने कहा ना कि वो गरीबी इतना अच्छा टीचर है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है। मैं मतलब फर्स्ट टाइम इस बार 5 साल बाद दिवाली मनाया है। नहीं तो फेस्टिवल में सब हॉस्टल वहां खाली हो जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं सोचती थी कि इसी टाइम में पढ़ूंगी तो बाकी सबसे आगे निकलूंगी ना। मतलब बाकी सब तो घर गए हुए रहते हैं, इसलिए तो मैंने बहुत, ये मैं बोल सकती हूँ, मैंने बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाई करा था पूरा टाइम। ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे ऐसे पढ़ा फिर मेरे को थोड़ा ये चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एकदम रूम में बंद होके बिना किसी ज्यादा कांटेक्ट। और मेरा इंट्रोवर्ट होना मेरे लिए बहुत लाभदायक भी रहा है इस मामले में। ओके, तो जैसे मोटिवेशन के लिए कहाँ से इतना मोटिवेशन आता था कि मुझे, जब दिवाली पे सब घर जा रहे हैं, आप वहीं रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से इतना था कि नहीं मुझे पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे अकेले रूम में रह के डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी है ना, स्ट्रेस होता है उनको। आप कैसे इतना उत्साहित थे कि मुझे पढ़ाई करना है? सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर मैं गरीबी पे ही आऊंगी। वो ऐसी चीज है ना, वो ऐसा टीचर है कि आप जब गरीबी में हम होते हैं तो फेस्टिवल हमें फेस्टिवल नहीं लगता है जल्दी चला जाए। उस समय और ज्यादा गरीबी का हमें एहसास होता है, क्योंकि हम कुछ मतलब सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो मुझे हर बार लगता था कि हर दिवाली लोग दिए जलाते हैं, मेरे घर में अभी भी अंधकार है। मतलब वो वाली फीलिंग है, मुझे अच्छा करना है, नेक्स्ट दिवाली तो अच्छा करूं, ताकि अभी पढ़ूंगी तभी तो नेक्स्ट दिवाली अच्छा होगा। ऐसे करते करते काफी टाइम बीता, तो इस बार में 5 साल बाद हम लोग काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे मुखर्जी नगर में रह के मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं लड़के लड़कियां, तो दोस्ती यारी में फंस जाते हैं, है ना। अभी तो जैसे आपके पास भी उस टाइम फोन आ चुका था, तो जियो भी आ चुका था,
इंटरनेट भी फ्री था उस टाइम तो, है ना। तो बहुत सारे बच्चे अभी तो रील, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे समय व्यतीत करते हैं। आपका वो सब कैसे रहता था? फ्रेंड सर्कल आपने बनाया, कैसे उन सबको मैनेज किया, और सोशल मीडिया आपने यूज कितना किया, क्या रहा है सब? सोशल मीडिया में मैं फेसबुक तो अभी तक खोला नहीं है मैंने अकाउंट, और इंस्टा जब मेरे ये सब मैं खुद से प्रॉमिस करते रहती थी कि ऐसे कि जैसे दुर्गा पूजा में मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ये मैं सारी दोस्तों को देख रही हूँ नई ड्रेसेस पहन रही है, वो वहां भी घूमती थी, फिर घर जाके भी घूमती थी पटना, क्योंकि अच्छा प्लेस है। तो मैं ऐसे नहीं, मेरा जॉब हो जाएगा तब मैं ये करूंगी, मेरा जॉब हो जाएगा तब। तो वैसे ही मैंने ये सब बना रखा था, खुद ही में रूल बना रखा था, मेरा जॉब हो जाएगा तब मैं इंस्टा ओपन करूंगी, मेरा जॉब हो जाएगा तब मैं फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पे आऊंगी, मतलब अच्छे तौर पे। ऐसे नहीं है, इसलिए मेरा रिजल्ट हुआ तभी मैं इंस्टा पे भी आई, और फेसबुक पे तो अभी तक नहीं आई हूँ मैं। तो बहुत सारी बात होगी, अब हम स्ट्रेटजी पर आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी अब 2017 से तैयारी शुरू करी है ना? 2018 से, तो 19-20 बहुत टाइम हो गया, है ना। तो 2023 के लिए कैसे आपने तैयारी करी, क्योंकि इसमें ही बहुत अच्छी रैंक है आपकी 19, है ना। तो स्ट्रेटजी उस हिसाब से बताना जो 2024 वाले बच्चे हैं, है ना, उनके भी बहुत काम आ सके, है ना। और उनको भी ध्यान में रखना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब 2-3 साल हो गए उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी आप बताना, और अपना भी बताना कि कैसे आपने किया ये सब। तो हम मैथ से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो मैथ के बारे में बताओ, आपने कैसे पढ़ा और इनको कैसे पढ़ना चाहिए? मैथ के लिए ये कोई भी फ्रेशर्स हो या फिर 2-3 साल स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब होता है कुछ मार्क्स सेट है, प्लीज मैं ये जरूर सलाह करूंगी कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो एक टीचर का गाइडेंस बहुत जरूरी है। किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पे तो डेमो क्लासेस और बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं जिनसे आपको लगे कि हाँ इनसे मैं पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप उनका एक कोर्स खरीद लो। वो क्या होता है, डिसिप्लिन में आप एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करते जाते हो, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। वरना क्या करते हैं, 800-900 रुपए की वजह से आप बहुत लंबा लॉस कर रहे हो। तो मैं ये सलाह कर दूंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं किया था, 1920 में बस वैसे ही दिया था। उसके बाद मेरे को ऐसे फील हुआ कि नहीं, कोर्स बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सब पहले करती, एक डिसिप्लिन वाइज करती, तो मेरे को इतना लेट नहीं होता और पहले मैं अच्छे रैंक से ले आती। तो आप मैथ के लिए एक कोर्स गगन, मतलब जैसे मैंने पढ़ा है गगन सर का, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनका मैंने दिया है। आप किसी भी टीचर का ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, उनका एक कोर्स कर लो, कंप्लीट कर लो उनको सारा उनका चैप्टर वाइज। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर बुक कोई भी आता है, बहुत सारा बुक अभी आ गया है मार्केट में, वो कंप्लीट करो। और उसके बाद अब बहुत अच्छा आ गया है टेक्स्ट बुक पे, वो मैथ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अलग उसका वही रहता है लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन कितना 10-20 हजार क्वेश्चन उसमें रहते हैं। वो आप डेली करके, जैसे एग्जाम के 4 महीने पहले, जैसे अभी सीजीएल 2024 आने वाला है, अभी से भी कोई बच्चा नया कोर्स स्टार्ट करेगा, 6 महीने 4 से 5 महीने होते होते वो मेन टॉपिक खत्म कर लेगा, और बाकी थोड़ा बहुत जो बच्चा तो उतना तो वो कर ही सकता है साइड में। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या करो, और उसमें सब सिर्फ करा मत करो, एग्जाम के टाइम में आपको उसको रिवीजन फिर से देखना है, तो वैसे अंडरलाइन कर लिया करो, वैसे क्वेश्चन को सर्कल कर दिया करो कि ये क्वेश्चन मेरे को देखना है एग्जाम टाइम में, बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे करके टाइम भी बचत होगा, और ऐसे मतलब ये ज्यादा बेटर रहता है। मैंने ऐसे किया है खुद, इसलिए बता रही हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा है वो, जो क्वेश्चन आता है 10-20 हजार क्वेश्चन उसमें रहते हैं। एग्जाम से 2-3 महीने पहले से आप 3 सेट 4 सेट डेली लगाते रहो, 25 के एक सेट होते हैं, 2 अभी सेट लगा लो। उसके बाद आधा घंटे, जैसे मैं ऑफिस जाती थी, मैं जब अभी दिया था एग्जाम, ऑफिस लंच हुआ या फिर बीच में एक मैंने कंप्लीट किया, नोटिंग वगैरह किया, उसके बाद अगर मेरे को 10 मिनट भी टाइम मिलता था, मैं मोबाइल खोला और 25 क्वेश्चन लगा लिया, एक सेट कंप्लीट हो गया आपका। तो वो बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट भी करेगा आपको, वो खुद ही समझ में आएगा। तो ऐसे करके आप मैथ के लिए थोड़ा बेसिक की कोई ऐसी कोई किताब, क्योंकि बेसिक भी मतलब बनाना होगा जो फ्रेशर है, तो जैसे प्रीवियस ईयर तो वो ले लेंगे, लेकिन बेसिक कैसे करना है, या फिर मतलब जो टीचर का ऑनलाइन कोर्स लेना है तो वहीं से सारा कुछ हो जाएगा उनके पीडीएफ से, या कोई किताब की जरूरत पड़ती है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक अच्छे टीचर के गाइडेंस से फिर आपको बुक का जरूरत नहीं होता। वो वैसे बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं कर रहा है, उसे होता है कि मुझे बेसिक के लिए, जो सर होते हैं मतलब टीचर्स होते हैं, वो तो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे ही, तो आपको क्या जरूरत है इधर उधर ये करने का। उसके बाद फिर प्रीवियस, ये क्या होता है, बैक टू बैक, स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसमें आपका ज्यादा ये भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं तो यही सलाह करूंगी कि अगर आप अफोर्ड करते हो, क्योंकि 1000-1500 में कोर्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल कोर्स ले लो, इस चक्कर में नहीं रहो मैं सेल्फ स्टडी करके ही निकालूंगा। आपको स्कॉलर नहीं बनना है, बस जॉब लेना है। ओके, इसमें ना ऑनलाइन पढ़ने का भी एक तरीका होता है ना, जो टॉपर्स होते हैं, जैसे आपके जैसे 19 रैंक आई है ना, किस AIR 1 आई है, 2 आई है, तो इनकी भी ऑनलाइन पढ़ने की भी स्ट्रेटजी होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उन्हें क्लास देख ली और उसका जो PDF है वो डाउनलोड कर लिया, बोला कि बाद में इसको हम रिवाइज करेंगे, तो PDF बहुत कम ही खोलते हैं बच्चे, है ना।
तो आप कैसे करते थे? आप उसके नोट्स बनाते थे क्लास देखते टाइम, या पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवाते थे? कैसे पढ़ने का क्या तरीका होता था ऑनलाइन? जो प्रिंट आउट करवा सकते हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिंट आउट भी पटना में काफी महंगा रहता है, तो मैं प्रिंट आउट नहीं करवाती थी। और अभी भी मतलब मैं ऐसे समझती हूँ कि जैसे कि एक क्लास स्टार्ट किया है, उसमें सर ने 20 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, आपको 20 करने की जरूरत नहीं है, उसमें से 15-16 ऐसे होंगे जो आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, तो सिर्फ उसका आंसर ऐसे करके लिख लिया करो, नंबर करके, और बना लिया करो। उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत, ये तो एकदम न्यूट जैसा है, ये तो आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वैसे क्वेश्चन आप मतलब उसमें से उतार लिया करो अपने फेयर में, और उसको उतार के उसका सॉल्यूशन करके और उसको सर्कल कर दो कि ये क्वेश्चन मेरे को देखना है। तो हर क्लास में अगर 4-5 क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन, कुछ बच्चे होते हैं सारा एक क्लास में, तभी उनको 2 घंटे का वो होता है, क्लास चलता है, तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। क्वेश्चन क्यों उतारना, पीडीएफ फिर दिया क्यों जा रहा है? आपको सिर्फ वैसे क्वेश्चंस उतारने हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मैं फंस सकता हूँ, हमें पता तो चल जाता है ना, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं ये ट्रिक, या फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस उतारो। हर क्लास में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। मैथ में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, है ना? तो कैलकुलेशन फास्ट करने के क्या आपके तरीके थे, और दीवार पे आपने मैथ के लिए क्या क्या चिपका के रखा था, इस बारे में थोड़ा बताओ। मैंने चिपका के रखे थे, पर मैं इतना बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए ये नहीं कर पाई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैथ मेरा बचपन से ठीक ठाक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन ठीक ठाक था। तो ये है कि 1 से 30 तक क्यूब और स्क्वायर 50 तक याद रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ, और जैसे 17 और जो मतलब प्राइम नंबर होते हैं, ये सब के टेबल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। और द पंडित का वो जो कैलकुलेशन क्विज आता है वो काफी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि वो आप मतलब ऐसे होता है जब हम ब्रेक लेते हैं उस टाइम बुक से नहीं पढ़ते, उस टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपर्स का देखा है, जब मैं पहले भी देखती थी 2022 कि मतलब अंकों से हम खुद ही ये करके 2-3 कर मतलब ऐसे गुना करते, बड़ा मेरे से नहीं हो पाता था, मैं झूठ तो मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैं यही कैलकुलेशन क्विज वगैरह देती थी। अदरवाइज वही अगर जैसे ये टेक्स्ट बुक वाला अगर 25 क्वेश्चन के सेट लगा रही हूँ तो मैं उसी दौरान मतलब जल्दी जल्दी करने की, मुझे लगता है ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस बहुत सबसे मेन मेरे को लगता है प्रैक्टिस होता है। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, और आपके जैसे ही बच्चे हैं जो उनकी इंग्लिश बहुत वीक है, शुरुआत में अच्छी नहीं हुई, तो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, है ना? बहुत सारे टॉपर आते हैं तो वो स्ट्रेटजी में बताते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, नोवेल पढ़ो, तो उनको वो हवा नहीं लगती, जैसे आपने बताया था न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए। तो कुछ उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो कि वो शुरुआत करें बेसिक से और मोटिवेशन बना रहे कि कुछ चीजें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। तो कैसे शुरुआत कैसे करी जाए वो इंग्लिश का? इंग्लिश के लिए तो मैं यही समझती हूँ, जो मैं इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों के लिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं प्योर हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। तो जो एकदम हिंदी बैकग्राउंड से, सबसे पहले माइंड से ये नेगेटिविटी निकाल देना है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। कर पाओगे, अब रास्ता हो गया है, बहुत सारे अच्छे चैनल्स आ चुके हैं। मैंने खुद इंग्लिश के लिए ग्रामर्स तो हो जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे का ग्रामर पोर्शन गलत नहीं होता, वो तो रट के हो जाता है हमारा। हम फंसते कहाँ हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आरसी में हम फंस जाते हैं, वहां हमें रोना आ जाता है क्योंकि उसमें तो सीबीएसई वाले तो निकाल लेते हैं, उनका आदत होता है, हम वहां फंस जाते हैं। वहां इंग्लिश माध्यम करके एक ऐप भी है और एक यूट्यूब चैनल भी है शायद, हाँ वो टेलीग्राम चैनल है, वो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। आप उनका मंथली कोर्स भी 80 का आता है, तो आप खरीद सकते हो। वो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं डेली 3-4 पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये बैंकिंग पैटर्न पे है और ये एसएससी पैटर्न पे है। मैं बोल तो सकती हूँ वही कि न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन ये न्यूज़पेपर से बहुत हटके है और इसमें बहुत ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने खुद किया है, इसलिए मेरा आरसी बहुत अच्छा हुआ है इस बार। इंग्लिश बहुत अच्छा रोल निभाया मेरे को इस रैंक लाने में। तो इंग्लिश माध्यम वाला मेरे को लगता है आप कोई भी जो 2024 का कर रहे हैं और जिनका वीक है आरसी के लिए, आंख बंद करके आप इंग्लिश माध्यम का वो कोर्स बाय कर सकते हैं और डेली 2 से 3 पैसेज उसका आप कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। वो पैसेज दिया हुआ रहता है ऐसे, और उसमें क्या होता है जैसे एक लाइन है तो वो ग्रामर अगर बीच में कोई इन ले रहा है, कोई और ले रहा है, तो वहां पे रेड कलर से वो कर देते हैं, तो ऐसे अच्छा ये इन लेता है, ये आर लेता है, तो माइंड में आ जाता है। उसके बाद बीच बीच में वो जो मीनिंग जो थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा हार्ड होता है, तो वो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसका हिंदी बता देगा, तो वैसे माइंड में रहता है अच्छा ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब एडिटोरियल जो बोरिंग होता है पेपर वाला, जो मेरे जैसे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी किया है। मैं इतना दफा मैं मतलब खुद ही फेल हुई हूँ ये न्यूज़पेपर के चक्कर में, क्योंकि होता नहीं था मेरे से। लेकिन इंग्लिश माध्यम वाला बहुत अच्छा है, मैं समझती हूँ उससे आरसी आपका कंप्लीट हो गया। ग्रामर के लिए तो आंख बंद करके रामबाण है ही सबके लिए। नीतू मैम का बुक एकदम उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, वही 2-3 बार और नोट्स आप बना लो,
नोट्स बना के, मतलब छोटे छोटे नोट्स होते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा सर्कल कर करके थोड़े थोड़े नोट्स बना लो जो बार बार रिवाइज, एग्जाम के टाइम में तो आप बुक नहीं खोल सकते, तो रिवाइज आप उसी से कर लेना, बस। उससे ज्यादा तो इंग्लिश में कुछ आता नहीं है। जीके जीएस के बारे में बताओ, आपके कितने मार्क्स कितने आए थे आपके? मेरे जीके जीएस में मैंने 21 शायद लगाया था और मेरे 18 सही गए थे। तो बहुत सही है। मैंने 20 लगाया था, मेरे 18 सही गए थे। हाँ। तो बताओ उनके लिए कैसे करना है जीके? जीके जीएस के लिए अभी जिस पैटर्न में आ रहा है उस हिसाब से, मतलब मैं काफी टाइम से कर रही हूँ ना, इसलिए मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगी फ्रेशर वाला ही मेरा वो है, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं भाई, काफी टाइम मेरे को हो गया। तो मेरे को लगता है एक तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं लूसेंट से पढ़ा है, इसलिए मैं लूसेंट प्रीफर करती हूँ कि लूसेंट बहुत बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा फेक ही दो ये बुक है, लेकिन आपको पढ़ना है। अब किसी तरीके से पढ़ना है, या तो अब उससे जिससे हम दुश्मनी नहीं कर सकते तो उससे तो दोस्ती करना ही पड़ेगा ना। तो लूसेंट का वही बात है, आपको पढ़ना है। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लग रहा है कि एकदम मैं बेहोश हो रहा हूँ, नींद ना आ रहा है मेरे को, तो फिर लूसेंट नहीं होता है। कुछ लोग, मेरे खुद जो जूनियर है, दी मैं कैसे पढ़ूं, ऐसे कर, पढ़ना पड़ेगा तुमको। अगर कोई उसका अल्टरनेटिव है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं लूसेंट से पढ़ा इसलिए मैं इस पे हूँ कि आप इससे पढ़ोगे तो काफी। अगर उससे थोड़ा बोर लगता है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो वो होता है कि एक टॉपिक पढ़ लो फिर इसमें टिक वगैरह लगो। हाँ, लेकिन मोस्टली जो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल बच्चा जो जिसका ज्यादा नखरे नहीं है कि मुझे नींद आता है ये वो होता है, वो लूसेंट ले ले, लूसेंट खत्म करे 1 से 2 बार। और कोई भी चीज, मैं मैथ के बारे में बता रही हूँ, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग, किसी के बारे में सब चीज पढ़ के एकदम चुपचाप बैठ नहीं जाना। जो भी पढ़ रहे हो ना, जिसमें आपको सबसे हार्ड लगेगा, मैथ में क्वेश्चन हार्ड लगे तो सर्कल कर लो, इंग्लिश में अगर वो रूल वगैरह लिख रहे हो ये ज्यादा ये लग रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो। वैसे ही जीके में अगर लूसेंट एक चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, अगर उसमें कुछ ये लग रहा है अच्छा 1989 कुछ भी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप उसको ये कर लो हाईलाइटर से, मतलब हाईलाइट कर लो ऐसे करके, ताकि जब कल आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो तो पीछे वाला पूरा ना पढ़ना पड़े। जो हाईलाइट है 1989 बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आपका हो गया। स्टैटिक पार्ट तो आप लूसेंट से कंप्लीट कर लोगे, आंख बंद करके आप इस पे डिपेंडेंट हो सकते हो। और बाकी जो ये होते हैं इधर जो आने लगा है मिसलेनियस, इतना ज्यादा वो हो गया है, मतलब उसके लिए आप इंडोलॉगस का देख सकते हो। मैंने इंडोलॉगस का ही बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो वो डालते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, मतलब एकदम भरोसा कर सकते हो आप उस पे। सारा करंट अफेयर हर एग्जाम का, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, 2 से ढाई महीने पहले आप स्टार्ट कर दो। जैसे 2024 वाले बच्चे होंगे तो मैं समझती हूँ 2024 कब तक होगा एग्जाम इसका, सितंबर अक्टूबर में भी अगर होगा तो आप उससे पहले 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देना, और पूरा सबसे पहले 2024 का जहां तक होता है 9-10 महीने वहां कंप्लीट करना, और 2023 वाला भी 4-5 महीने का पीछे से चलना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे करके कंप्लीट करना। कुल मिला के 12 से 14 महीने का कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद इंडोलॉगस का वो ना छोटा छोटा बहुत वीडियोस डालते हैं, वो अलग अलग टॉपिक वाइज। अपॉइंटमेंट है तो 1 साल का पूरा अपॉइंटमेंट डालते हैं, तो वो मैं वीडियो जैसे खाना खा रही हूँ तो उस टाइम वो देख लिया, अच्छा ये अपॉइंटमेंट है, 30 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट में अगर आपको बकाहट लग रहा है, क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि हमें 15 घंटा पढ़ना है इतना, लेकिन है तो हम भी इंसान, रोबोट तो नहीं है, बोर हो सकते हैं। जैसे ही आपको बोर लगने लगे, आपको पढ़ना है, गिनती नहीं कराना, आपको ऑनेस्टी से पढ़ना है, तो उस टाइम आप छोड़ दो, आराम से फिर गाना वाना सुनो, फिर 15 मिनट जो रुका हुआ है फिर वो बाद में देखो। ऐसे करके आप इंडोलॉगस पे डिपेंडेंट हो सकते हो, वो बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। मैथ की बात कर ली हमने, इंग्लिश की, जीके जीएस की, और काफी अच्छी तरीके से आपने बता भी दिया। 2022 में आपका कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन रह गया था, राइट? तो कंप्यूटर नहीं, मेरे मार्क्स भी गंदे आए थे। हाँ, तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताओ, कंप्यूटर को कैसे तैयार करना है? कंप्यूटर के लिए मैंने गौरव गर्ग सर स्टडी IQ के हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने उनका कोर्स किया था। मैं ये 2022 दिया था। मैंने जैसे बताया मेरा बैकग्राउंड जैसा रहा है, कंप्यूटर बस मैं दूरी से देखती थी, मतलब हमें कुछ पता नहीं होता कैसे कंप्यूटर, उसका मैंने पढ़ा था ऊपर से बहुत यूट्यूब वगैरह से, लेकिन कोई काम नहीं आया। शायद 16 में या 18 में मार्क्स में हमारा OBC में मतलब पास होना होता है, लेकिन मैंने 15 या 14 ही लेके आए थे, तो मैं तो फेल हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने सर ने कोर्स निकाला था, वही मैंने तुरंत परचेज कर दिया। 499 का आता है, आप आंख बंद करके ले सकते हो। जिनका अच्छा बैकग्राउंड है, वो इंजीनियरिंग वगैरह क्यों, उनको तो जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब का जो वीडियो आते हैं हल्का फल्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, रिस्क एकदम नहीं लेने का, एकदम नहीं लेना। एकदम कंप्यूटर को एकदम, ये नहीं कि उसी को मेन करो, लेकिन अगर वो फेल हो जाएगा तो आपका फायदा, 350 भी लेके आ गए तो इसलिए आप आंख बंद करके कोई भी, इसके लिए मैं भी बोल सकती हूँ सर बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया, उस पर मैंने काफी टाइम भी दिया, थोड़ा फेल भी हो गई थी, थोड़ा डर लग गया था मेरे को, तो इस बार मैंने सर का ही पढ़ के 60 में 50 मेरे मार्क्स आए हैं। ओके, टाइपिंग कब से मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, और टाइपिंग का कैसे सब करें?
टाइपिंग, कंप्यूटर, ये सब जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं पास करने के लिए, लेकिन मार्क्स ऐड नहीं होते। तो ये सब जो कुछ चीज है इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते और इसको एकदम मेन फोकस में भी नहीं रख सकते कि यही मेरे को करना है। अगर आप प्रीलिम्स जैसे कि कोई सीजीएल 2024 का दे रहा है, प्रीलिम्स तक तो ये सब पे कंप्यूटर और टाइपिंग पे आंख मतलब देखना ही नहीं है तुमने। एग्जाम जब दे दिया है, प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया या नहीं छोड़ दो, एग्जाम देके अगर आप आ गए हो उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट करो कि अब मुझे धीरे धीरे आधा घंटा टाइपिंग स्टार्ट करना है। वो मैं मतलब फ्रेशर के लिए बोल रही हूँ, और जिनका अच्छा है उनको तो फिर जरूरत ही नहीं है ये सब करने के लिए। जो फ्रेशर्स हैं वो सोच रहे हैं मैं अभी से टाइपिंग करूँ। कुछ लोग मेरे को पूछ भी रहे थे इंस्टा पे कि मैं कहा पहले कोर्स तो करो, मेन चीज तो कर लो, तुम पास तो पहले हो जाओ। इसलिए प्रीलिम्स दे के आओ, उसके बाद कंप्यूटर पे भी मतलब उसको लेके चलना है, लेकिन प्रीलिम्स के पहले ही आपको ये सब नहीं करना। टाइपिंग भी है तो प्रीलिम्स पहले दे दो, उसके बाद फिर स्टार्ट करना, धीरे धीरे एग्जाम तक वो हो जाएगा। तो अभी आपका इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया, 2018 से आप तैयारी कर रहे थे, 2 बार 3 बार आपका सिलेक्शन भी हो गया, इस बार इतनी अच्छी रैंक आई है 19। तो आपकी ये सभी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं तो बात आपकी जरूर मानेंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप कुछ गलतियों के बारे में बताओ। अभी ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन से भरे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी गलतियां आपको बतानी है कि वो गलतियां ना करें। अगर वो गलतियां करते हैं तो सिलेक्शन से चूक सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मेजर ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं, आपने अब तक ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे बच्चे करते होंगे मेजर 2 या 4 गलतियां, तो उनसे आपको उनको बचना चाहिए। मैं मेजर मिस्टेक्स में सबसे पहले मेरे को लगता है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और आसपास जो मेरे दोस्त है जो जिन्होंने किया है, उससे मेरे को लगता है वो क्या होता है, हमारे अंदर रूडनेस आ जाता है। हम समझते हैं जैसे अभी रिजल्ट आता है उस टाइम तो हम बहुत भारे पड़े होते हैं मोटिवेशन से, उस टाइम अच्छा ये स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं वो फिर अपने ये स्ट्रेटजी, गलत स्ट्रेटजी में, गलत रास्ते में जाओगे तो सही मंजिल कैसे पाओगे आप। अब वो देख तो लेंगे कि ये स्ट्रेटजी है, ये ऐसे है, ये से, लेकिन वो करेंगे फिर अपने ही मन की। तो अगर आप देख रहे हो कि मेरी ये स्ट्रेटजी गलत है, जैसे मेरे को फील हुआ 1920 दिया मैंने कि मैं 4600 ग्रेड पे वाला क्यों नहीं ले पा रही हूँ, तो मैंने चेंज किया, उसी रास्ते पे मैंने रह के नहीं ये किया। और दूसरा मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट वो जो आते हैं पूरा मैं सेल्फ स्टडी से ही ये बन जाऊंगा, मैं सिर्फ नहीं, रिस्क नहीं लेना, एकदम नहीं लेना। अगर आप अफोर्ड करते हो तो बिल्कुल टीचर का गाइडेंस ले लो, आप उसके अंदर पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और तीसरा जो मोस्टली मैं मतलब जहां से मैं आती हूँ वहां बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसे मैं गांव में रहती थी फिर पटना गई, वो आते तो बहुत अच्छे से हैं, 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते भी है, दूसरा महीने से जब वो देखने लगते हैं, क्योंकि गांव से वो निकलते हैं कि शाम को रास्ते में मतलब सब ये हो रहा है ये वो, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसे अभी धीरे धीरे दोस्त बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं, मेरे को भी हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां आके कहती थी तुम मतलब अजीब ही हो यार, इतना इंट्रोवर्ट हो, मुझे पता नहीं होता। बगल वाली लड़की का एक बार तबीयत खराब हुआ था, मुझे पता नहीं तो उसका नाम क्या है, तो बस मैं पूछ रही हूँ आप ठीक हो, तो कह रही मैं तुम्हें देखा भी नहीं, तुम मतलब कब ऐसे करो। तो मुझे लगता है जब तक आप पढ़ रहे हो ना, सोसाइटी से छुप के रहना अच्छा है, गुमनाम बने रहो, इट्स बेटर कि आप अंधेरे में रहो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो खुद ही आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे मैं पढ़ भी रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से, और 10 दोस्त के साथ भी, अरे कुछ नहीं होता, ये तो शाम को कभी आप उसके साथ मार्केट जाओ, वो आपको बोलेगा फिर आप उसको बोलोगे, ऐसे ही होता है जब हम हॉस्टल में रहने लगते हैं। तो वैसे बच्चे जो फैमिली के साथ नहीं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, वो प्लीज दोस्त लिमिटेड करो, दोस्त लिमिटेड करो। और शादी वगैरह और फेस्टिवल वगैरह मैंने खुद भी बताया, मैं 5 साल से दिवाली नहीं मनाया था, छठ पूजा मतलब हम लोग के लिए ये होता है, फिर भी कहीं नहीं गया था, नहीं भाई हॉस्टल में मेरे को रहना है अभी। तो वो आपको वो करना पड़ेगा, आपका भी स्ट्रगल होगा, फिर आप भी एक दिन यहाँ पे बैठे होगे और लोग आपको देखते रहेंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और यूट्यूब वीडियो पे भी 24 घंटे लगा के ये मोटिवेशन का और संदीप महेश्वरी का ये कुछ लोग करते रहते, इससे नहीं होने वाला है, इससे होगा, इससे मोटिवेशन होगा। मेन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई से प्यार करना ही होगा। आप इससे सिर्फ नफरत ये करके नहीं, 2 घंटे मैंने पढ़ लिया अब मेरा दिल उब रहा है, तो फिर नहीं होना, रिजल्ट भी वैसे ही होना है फिर। इसलिए आपको, और डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया रील्स वगैरह जो इंस्टा वगैरह जो आते हैं, हम सोचते हैं नहीं, हम मतलब खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हम मैनेज कर लेंगे, 10 मिनट देखेंगे, नहीं करेंगे आप 10 मिनट, वो 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, रील्स आपको ये करते करते। इसलिए ये सब छोड़ना बहुत जरूरी है। ये सब ऐसे ही लोग नहीं बोल रहे, सच में एक्सपीरियंस किया हुआ है मैं भी, कि अभी अब तो मेरा हो गया है, तो भी मैं इंस्टा के सोच रही हूँ अब इसका आदत में छोड़ूंगी, मेरे को आदत लग गया है थोड़ा। तो वो आप तो अभी पढ़ रहे हो, आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ सकते हो, यही टाइम यूटिलाइज करके आप ऑफिसर बनोगे। यूटिलाइज नहीं करोगे तो जहां अभी हो और उससे गर्त में ही जाओगे। इसलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है। और अगर जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं हॉस्टल वगैरह में या पीजी वगैरह में, बाहर आए पढ़ने के लिए, गांव से मोस्टली निकलते ही है किसी तरीके से, तो प्लीज दोस्त लिमिटेड रहो, अपने आप को एक सेल के अंदर रखो भाई, तभी तक करना है जब तक जॉब नहीं लिया है। जॉब जैसे ही हो जाना है फिर तो आपको बनाने नहीं पड़ेगा, वही
जो पहले मेरा बहुत थोड़ा ये था, बहुत ये है, मतलब लगता है घमंडी है, ये इगोइस्टिक है, बात नहीं करती किसी से। लेकिन मुझे वो डर रहता था कि मुझे पढ़ना है, ध्यान ही नहीं आता था कि मुझे पढ़ना है यार। मैं कैसे गुजर रही हालात है मेरे, किसी को क्या पता। वही चीज मेरे को लगता है सारे एस्पिरेंट्स को, कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। वो सिर्फ सोशल मीडिया वाले डिस्ट्रैक्शन से नहीं, जो आपके आसपास दोस्त के रूप में भटकते रहते हैं। अरे यार अमित शाम को तो चाय पीने चलना ही, नहीं जाना टपरी पे चाय पीने, बिल्कुल नहीं। आपको घर में ही बना के पी लो और फिर बैठ जाओ, उससे अच्छा मम्मी पापा से बात कर लो, काफी है। तो आप बहुत हंसमुख टाइप के हो, जो पूरा इंटरव्यू में बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, काफी हंस के अपनी सारी चीजें आपने बता दी। लेकिन इतना सफर आपका लंबा रहा और शुरुआती दिनों का जैसा आपने बताया, तो बहुत टफ टाइम भी बीच में आपका रहा होगा। एक एस्पिरेंट के जीवन में रहता है, बहुत अकेला फील करता है कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये डिसीजन गलत तो नहीं है, मैं कर पाऊंगी या नहीं, सेल्फ डाउट होते हैं, स्ट्रेस होता है। तो उस सब के बारे में थोड़ा बताओ, बच्चे रिलेट कर पाएंगे, और उस सबसे कैसे आप मतलब बाहर निकले आए। ये टफ टाइम सबका रहता है, जो भी प्रिपरेशन करा है किसी भी चीज का, वो पढ़ाई के दौरान है। तो वो मुझे लगता है पढ़ाई जीवन जिस टाइम रहते हो वो होता ही है, सन्यासी वाला लाइफ होता है। तो आप बहुत ये रहते हो, जैसे मैंने ही कहा कि नहीं ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाना, लेकिन आप बहुत पढ़ रहे हो लगातार 1 महीने तक। लेकिन कोई एक दिन ऐसा रहता है जब आपको बहुत उस दिन, या फिर रिजल्ट आया, जैसे मैंने ही बताया मेरा MTS थी, जब भी रिजल्ट आता उसके बाद 1-2 दिन मेरा वही सब रोना धोना चलता था। मैं तो वैसे जो आपको वैसे सिचुएशन के लिए जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, जैसे मम्मी पापा होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, जो मतलब बहुत अच्छे, जो आपको किसी भी सिचुएशन में, अगर आप सबसे गर्त में भी हो ना, तो वो आपको ये नहीं कि हाँ हो सकता है, वो तुम पे डाउट ना करे, वो कहे नहीं तुम फिर उठोगी। वैसे लोग, वो अनकंडीशनल लव जो करते हैं आपको, उनके साथ जुड़े रहना इसीलिए कहा जाता है बहुत जरूरी है। एकदम अकेले होकर आप ये नहीं कर सकते। जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे दूर बना, लेकिन कुछ, और दोस्त में भी बहुत सारे दोस्त नहीं रखने हैं, लेकिन वैसे दोस्त जो आपको वैसे समय में जब आपको, क्योंकि एक बार में तो होता नहीं है, मतलब जिनका हो जाता है वो बहुत लकी होते हैं, लेकिन मोस्टली 3-3 साल 4-4 साल आपको करना है। उस दौरान बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, 2 नंबर 3 नंबर से आप रह जाओगे। उस टाइम लगेगा कि मैं बनी ही नहीं हूँ, ये मतलब मैं भी ऐसे ही कहती थी और रोती थी, मतलब आईना देख देख के मेरे को लगता था कि ये सब झूठ बोलते हैं कि मेहनत का फल मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता, कहाँ मिलता है। ऐसे वाली फीलिंग आएगी कि छोड़ दूं, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेती। नहीं, वही वो टाइम होता है जब आपको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े रहना है। थोड़ा सा ठहरो, सांस लो अच्छे से। मम्मी पापा जो अच्छे दोस्त है, 1-2 एकदम जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, जो आपको उस टाइम भी बोले, ये नहीं कि आपको और डाउट मिला दे कि हाँ यार तुम्हारा तो नहीं हो रहा है। नहीं भाई, वैसे लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना के रखना है। जो एकदम उस टाइम भी आपको बोले अरे कोई नहीं, फिर चलो, फिर होगा। मैं मतलब अब तक 8 से 10 बार पापा को फोन करके, पापा नहीं हुआ इस बार, और हर बार मेरे पापा का यही आंसर होता था, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम होगा, कोई बात नहीं। आज तक उन्होंने नहीं हुआ बेटा, ऐसे भी नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो पता है, अरे तुम बनोगी। वो तो वैसा लोग चाहिए। आप दोस्त भी बनाओ तो वैसा बनाओ जिससे आप उस टाइम में जब एकदम लगे आप छोड़ दूंगा, मेरा ही नहीं होता, मेरा ही किस्मत फूटा है, ये सब फीलिंग सबको आती है, ये नॉर्मल बात है, तो ऐसे आएंगे। लेकिन वही वो टाइम होता है, क्रिटिकल टाइम वही होता है। उस टाइम आपको छोड़ना नहीं होता, उसी टाइम पकड़ के रखो। थोड़ा पढ़ाई थोड़ा दूर रख दो, 1-2 दिन थोड़ा मूवी वगैरह देख लो, और मम्मी पापा से, दोस्त से बात कर लो, फिर आपको जाना वही है, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। मतलब डिटर्मिनेशन इसी को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो आप बोल दो ठीक है इधर से उधर हो जाओ, मैं तो बनूंगी, मैं तो लूंगी, मुझे नहीं चाहिए। भूकंप आ रहा है, वो हो रहा है, आ रहा है, ठीक है सॉरी ओके, लेकिन मैं तो करूंगी। वो वाली होना चाहिए, तो फिर आपका वो फिर ये नहीं होगा। स्ट्रगल टाइम सबका आता है, लेकिन आपको हैंडल करना है। चलिए, लगभग हमने सारी बातें कर ही ली हैं। तो इस इंटरव्यू के लास्ट में जो बच्चे आपको देखकर, आपके इंटरव्यू को देखकर मोटिवेशन लेंगे कि दीदी की तरह हमें भी बनना है, हमें भी ऑफिसर बनना है, तो उन सब के लिए, या फिर कुछ ऐसा छूट गया हो इस इंटरव्यू में आपकी जर्नी से जो आप कन्वे करना चाह रहे हो बच्चों को, तो लास्ट में क्या मैसेज, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव हो, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव हो, क्या संदेश लास्ट में बच्चों के लिए होगा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई वगैरह तो कर रहे हो, ये सब ठीक है, लेकिन वैसा टाइम वही जब आपको लगने लगे कि नहीं अब बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जब जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको चारों तरफ से प्रेशर है, और सोसाइटी का भी एक अलग ही प्रेशर होता है जो गाँव वगैरह से होते हैं, तो ये सब प्रेशर जब इतना ज्यादा बढ़ जाए, जब लगे कि अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं छोड़ो, वही वो टाइम होता है क्रिटिकल टाइम, आपको उसको पकड़ के रखना है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे, और क्यों हमें नहीं छोड़ना चाहिए आधा दूर आके। मैं जब ये एग्जाम देने वाली थी सीजीएल, जिसमें मेरा रैंक आया है अच्छा, मैंने अपना ड्रीम पोस्ट लिया है, इसमें मेरा सेंटर बैंगलोर दे दिया था मेंस के लिए।
और मैं हालांकि मैं जॉब करती हूँ लेकिन फाइनेंशियल मेरे को उस टाइम भी इशू था। ये 2 महीने पहले की बात है। तो मैं कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। तो इसलिए क्योंकि हेल्थ इशू बहुत हो रहा है मेरे फैमिली में और मैं ही हूँ अभी थोड़ा ये तो करने वाली, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं एग्जाम नहीं देने वाली थी, लेकिन मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी टिकट कर, अरे तू ऑफिसर बनेगी, वो देखते थे मैं पढ़ती थी, इसीलिए तुम आराम से जाओ। तो मैं वही सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं बैठी रहती। इसलिए जब वो लास्ट लगे ना, अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आप समझ जाओ कि ये जो सबसे ज्यादा डूबने वाला है ना, यही आपको उबार देगा। इसलिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहो। 2024 वाले बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत सफिशिएंट टाइम मिल चुका है, बहुत अच्छे से वो बेसिक भी क्लियर कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस तक वो जा सकते हैं। सारा स्ट्रेटजी मैंने बता ही दिया है, जितना मैंने जो भी किया है मैंने जेन्युइन अपना सब कुछ बता दिया है। तो उस हिसाब से आप करोगे तो आराम से आप हो सकते हो। रेगुलरिटी मेंटेन करना ही है आपको, वो सब वो होगा ही, वो अप्स एंड डाउन आते ही रहेंगे। बस अच्छे से पढ़ते रहना है, मोटिवेशन के लिए सर के वीडियोस देखते ही रहना है, बाकी कंफर्म हो जाओगे आप लोग। ओके, चलिए वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशन मिला। उम्मीद करते हैं साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से आपकी दीदी ने आपको आपकी जर्नी, इनकी जर्नी सारा कुछ बताया और खुल के बताया कैसे इन्होंने स्ट्रगल करी, कहाँ से आती हैं, इन्होंने अपना बैकग्राउंड भी नहीं छुपाया कि गांव में कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई, वो सब कुछ बताया। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं, और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। और जैसा कि इन्होंने बोला कि अभी काफी सफिशिएंट टाइम है, तो 2024 के लिए आप भी अभी से अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार पढ़ाई करोगे, तो आप भी यहाँ आके एक दिन बैठोगे और आपका जो सपना है वो पूरा होगा। तो अभी हम आपसे कहें कि एसएससी फैक्ट्री जो हमारा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां जो भी टॉपर्स आते हैं तो उनकी डिटेल में स्ट्रेटजी, या फिर टॉपर्स को जब भी टाइम मिलता है तो हम कुछ क्लासेस कंडक्ट करवाने का भी सोच रहे हैं 2024 वालों के लिए, फ्री में, कि कुछ क्लासेस भी वहां पर हम कंडक्ट करवा पाए। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दीदी के जो भी चैनल्स के लिंक्स वगैरह वो हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।